जैसे कि सभी भाइयों का इंग्लिश का पेपर हो चुका है, अब बायोलॉजी वाले बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं और जिसके पास पीसीएम थी तो उनके तो मौज ही है। तो मेरे भाई आज सबसे पहले अब पढ़ना स्टार्ट करना है हमें बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या है कि तीन पार्ट हैं इसके। तीन पार्ट में सबसे पहला क्या है प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। या नाम अलग हो सकते हैं टॉपिक के, मगर मैंने इसे तीन ही इसमें बांट रखा है। तो अब सबसे पहले हम फ्लावर की बात कर लेते हैं। फ्लावर क्या है, एक सेक्सुअल एड है। क्या है सेक्सुअल एड है, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाता है किसकी, प्लांट की। अब ये इसमें क्या है, इसके ये क्यों है सेक्सुअल एड, क्योंकि इसमें जो है सेंट होती है, मतलब फ्रेगमेंट होते हैं इसमें, फ्रेगनेंस होती है और इसका नेक्टर होता है इसमें और रिच इन कलर होता है, ठीक है, और जो कि बीज वगैरह को अट्रैक्ट करता है। इतना याद रखना, ये तो बेसिक नॉलेज हम 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद जो हम अगली बात करेंगे, इसके बाद जो हमारी अगली बात होगी ये कि क्या कहते हैं कि फ्लावर क्यों किस किस काम में, हमारे ह्यूमन के काम में कैसे यूज़ होते हैं। तो मेरे भाई फ्लावर जो है ह्यूमन के काम में सबसे पहले यूज़ होते हैं सोशल, ऑर्नामेंटल, रिलीजियस, कल्चरल और एस्थेटिक। ये याद रखना मेरे भाई, सोरका से ये पूछता तो नहीं है खैर, मगर ऐसे ही याद रख लो मेरे भाई ट्रिक्स से, सोरका SORCA, ठीक है। उसके बाद ये फिर हमारे इमोशंस भी कैरी करते हैं, जैसे कि मॉर्न, ग्रीफ, लव और हैप्पीनेस, जॉय, ETC। ये जो है हमारे इमोशंस को भी वो कैरी करते हैं। अभी हमारी ये मेन बात नहीं रही, अभी हमारी मेन बात ये है फ्लावर में पार्ट कितने होते हैं। फ्लावर में पार्ट होते हैं भाई एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सेपल, पेटल, ठीक है। एंड्रोशियम क्या होता है मेरे भाई, एंड्रोशियम मेल पार्ट को कहते हैं, गाइनोशियम फीमेल पार्ट को कहते हैं। अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, एंड्रोशियम की बात करेंगे। एंड्रोशियम जो होता है हमारा, उसमें एंड्रोशियम में क्या होता है मेरे भाई, स्टेमेन और फिलामेंट, और एंड्रोशियम को स्टेमेन कहते हैं। सॉरी भाई मैं गलत बोल रहा था, एंड्रोशियम को स्टेमेन कहते हैं और स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। अब हम सबसे पहले अब इन दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले फिलामेंट आता है। तो फिलामेंट जो है इसकी कुछ खास नहीं है, ये एक लॉन्ग स्टॉक होती है और इसका जो प्रोमेक्सियल एंड होता है ना, प्रोएक्सियल जो भी कहते हैं उसे मेरे भाई, वो किससे जुड़ा हुआ होता है, थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है, थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। और एक बेसिक नॉलेज के लिए एक बात बता देता हूँ कि जैसे कि जितने भी प्लांट के फ्लावर होते हैं ना, उनके जो सेपल और पेटल होते हैं ना, वो वेरी कर सकते हैं नंबर से, ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद अब हम एंथर की बात करते हैं। एंथर जो है हमारा मेरे भाई, एंथर क्या होता है हमारा, एक तरीके से पोलन यहीं से रिलीज होता है, ठीक है। याद रखना कि पोलन कहाँ से रिलीज होता है, एंथर से। तो एंथर हमारा क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मतलब 2 लोब होते हैं उसमें, और हर लोब में 2 ठीका होते हैं, तो डायथीसियस होता है। हर लोब क्या होते हैं, डायथीसियस होते हैं मेरे भाई। मतलब टोटल ठीका कितने हो गए, 4। टोटल ठीका कितने हो गए, 4। और उसके बाद मेरे भाई, और इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है मेरे भाई एंथर का, तो एंथर जो होता है हमारा टेट्रागोनल होता है। कैसा होता है, टेट्रागोनल, मतलब 4 साइड होते हैं। जब 4 ठीका होंगे तो मेरे भाई टेट्रागोनल हो गई। और हर कॉर्नर पे क्या होता है मेरे भाई, माइक्रोस्पोरेंजिया, क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, हर उसमें। और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ना, वो हमारा आ गया पोलन सैक। जो पोलन सैक क्या, पोलन सैक में डेवलप होता है। पोलन सैक क्या होता है मेरे भाई, जैसे स्कॉटम होते हैं ना मेल में, जिसमें स्कॉटम, टेक्टिस, जिसमें मतलब हमारे स्पर्म वगैरह जमा होते हैं, वैसे ही वो है प्लांट के स्पर्म वगैरह, मतलब पोलन ग्रेन्स को कैरी करता है, ठीक है। अब हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया की बात हो जाए। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा है मेरे भाई, कि जो वो उसके जो कॉर्नर से होता है ना, वो राउंड होता है। कॉर्नर से कैसा होता है, राउंड होता है, और वो 4 लेयर से घिरा हुआ होता है। 4 लेयर से घिरा हुआ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये कम से कम आता ही आता है CBSE में। अगर ये नहीं आता तो मेरे भाई इसके एक लेयर के फंक्शन के बारे में आ जाता है। तो आप सबसे पहले हम इन सारे लेयर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो एपिडर्मिस आता है, उसके बाद एंडोथीशियम, उसके बाद मिडल लेयर, उसके बाद टेपेटम। तो इसे याद करने का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, EEMT। अगर EPEMT भी कर सकते हो आप। EP से एपिडर्मिस हो गया, E से एंडोथीशियम हो गया, M से मिडल लेयर हो गया, T से टेपेटम हो गया। अब मेरे भाई सबसे पहले इन तीनों की बात कर लेते हैं अलग, और टेपेटम की कर लेते हैं अलग। क्योंकि देखो भाई मेरे भाई, ये 3 जो लेयर होती है ना, ये डेहिसेंस मतलब फटने में, पोलन सैक को फटने में और पोलन ग्रीस को रिलीज करने में, पोलन ग्रेन्स को रिलीज करने में मदद करती है, ठीक है मेरे भाई। बस इसका यही इंपॉर्टेंट काम है। ये 1 नंबर में आ जाता है, कभी कभार जो 3 नंबर के 2 पार्ट वाले क्वेश्चन नहीं होता उसमें आ जाता है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है टेपेटम। टेपेटम क्या करता है मेरे भाई, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन होते हैं ना, उन्हें हमारे डेवलपिंग पोलन ग्रेन को क्या करता है कि ये नरिश करता है। क्या करता है, नरिश करता है। अब इसके एक बेसिक कुछ नॉलेज रख लो इसके लिए, कि इसका जो टेपेटम होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना हमारा, वो बहुत डेंस होता है। क्या होता है, बहुत डेंस होता है मेरे भाई, बहुत डेंस, ठीक है। उसके बाद जो इसके, और ये बाइन्यूक्लियोटिड होता है। बाइन्यूक्लियोटिड होता है इसमें जो फेलियर ऑफ जो साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस के लिए आप ये समझ लो मेरे भाई कि साइटोकाइनेसिस जो है इसमें सेल डिवाइड नहीं होते, बस न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, बस, ठीक है। अब इतना याद रख लो। अब यहाँ तक का रिवाइज कर लो मेरे भाई, 2 मिनट वीडियो पॉज करके जल्दी से रिवाइज कर लो।
चलो मेरे भाई, मैंने जहाँ तक आपको रिवाइज़ करने को दिया था, आई होप आपने रिवाइज़ कर लिया होगा। अगर नहीं करा तो वापस से एक बार कर लो भाई मेरे भाई, यहाँ तक रट लो मेरे भाई, याद कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसके आगे की बात करते हैं, उसके आगे की कहानी देखो। उसके आगे की कहानी बहुत ईजी, हमने टेपेटम तक की बात कर ली थी। अब टेपेटम के बाद क्या होता है मेरे भाई, वहाँ पर स्पोरोजेनियस टिश्यू होते हैं। स्पोरोजेनियस टिश्यू को आप ऐसे समझ लो कि जैसे जब एंथर यंग होते हैं ना, मतलब जब आप यंग हो गए ना तो आपको यंग कहा जाता है ना, यूथ कहा जाता है ना, तो वैसे ही उसमें स्पोरोजेनियस टिश्यू कहा जाते हैं। स्पोरोजेनियस टिश्यू क्या होते हैं, वो होते हैं तो कि उसमें जो होता है ना सेल मास जो होता है ना, वो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, और वो होमोलोगस सेल मास होता है। कैसा होता है, होमोलोगस सेल मास। इसके बारे में इतना ही याद रख लो मेरे भाई। और इसके बारे में ये याद रख लो कि जब स्पोरोजेनियस टिश्यू यंग होते हैं तो उसके बाद ये मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद यही पोलन ग्रेन बनते हैं। बस इतना याद रख लो। उसके बाद मेरे भाई बात करनी पड़ेगी आपको माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस भाई आपका बहुत इंपॉर्टेंट कैसे, क्योंकि मेरे भाई यही फॉर्मेशन है, यही प्रोसेस है जिसके वजह से हमारा जो है वो पोलन ग्रेन फॉर्म होता है। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन दो तरीके से आपकी बुक में दे रखी है। सबसे पहले कि जब एज एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरोजेनेसिस टिश्यू अंडरगो म्योटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसके मतलब क्या हो गया मेरे भाई कि जैसे जैसे जो हमारा एंथर जो है वो डेवलप होने लगता है, वैसे वैसे जो हमारा जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू के सेल जो होते हैं ना, वो जो होते हैं वो म्योटिक डिवीजन के अंदर अंडरगोज चले आते हैं, और उसके बाद वो बना लेता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है मेरे भाई। यार एक आध गलती हो रही है, माफ़ कर दो। उसके बाद मेरे भाई अगर इसकी आप दूसरी डेफिनेशन देखोगे, वो मुझे मेरे हिसाब से ज़्यादा ईजी है, और वो लिखोगे ना आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटने का मेरे भाई। तो जो इसका दूसरी डेफिनेशन है ना मेरे भाई, वो है कि द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या मतलब हुआ मेरे भाई इसका, आप एक बार रिपीट कर लो, जैसे मैंने पढ़ी है उसके पीछे आप रिपीट कर लो। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से है ना, माइक्रोस्पोर का फॉर्म होना किसके द्वारा, मियोसिस प्रोसेस के द्वारा, तो इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ। जो पोलन मदर सेल होते हैं ना, ये तो ये जो होते हैं ना, ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ द, ये डिफ्रेंशिएट की वजह से बनते हैं। और ये किसके डिफ्रेंशिएशन की वजह से बनते हैं, स्पोरोजेनिस टिश्यू है। मेरे भाई थोड़ी इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, इस वजह से मुझे दिक्कत हो रही है ये सब वर्ड बोलने में। मगर मेरे भाई अगर आप एक बार सुन लोगे ना, धीरे धीरे समझने की कोशिश करोगे, तो मेरे भाई मेरे ख्याल से आपका याद यहीं पर हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई आप बात कर लो। अब मैंने आपको क्या बोले, एक वर्ड बोला था माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड के बारे में मैंने आपको सही से नहीं बताया। तो मेरे भाई देखो, मेयोसिस को आपको पता ही है कि कैसी होती है। मेयोसिस में पहले 2 सेल बनते हैं, 2 सेल से फिर 4 सेल बन जाते हैं। तो ये से रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्यों रिडक्शन डिवीजन करते हैं, क्योंकि इसकी प्लॉइडी कम हो जाती है। जैसे 2n है तो n बन जाते हैं। तो आपके हिसाब से पोलन मदर सेल की क्या हो गई, ये प्लॉइडी मेरे भाई 2n, और माइक्रोस्पोर टेट्राड की 4n। तो सबसे पहले क्या होता है मेरे भाई, मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद स्पोरोजेनेसिस टिश्यू का मियोसिस 1 होता है जब, तो उसमें क्या बन जाता है, माइक्रोस्पोर डायाड। डायाड में क्या मतलब, दो बन जाते हैं वो। उसके बाद माइक्रोस्पोर, जब दूसरी बार मियोसिस होता है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड जैसे ही बनता है ना मेरे भाई, तो उसमें क्लस्टर ऑफ 4 सेल, मतलब क्लस्टर ऑफ 4 सेल। क्लस्टर ऑफ 4 सेल को ऐसे समझ लो कि जैसे आपने के पास एक बॉल थी, बॉल को आपने 4, मतलब एक बार 20 से काटा, फिर 20 से काट दिया, तो आपने उसे अलग अलग नहीं करा, उसे वहीं रहने दिया। तो उस पोजीशन में रहने दिया ना आपने, उसे ही क्लस्टर ऑफ 4 सेल कह देंगे। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आगे क्या होता है कि मेरे भाई जैसे जैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनने के बाद जो है आपका एंथर जो है वो मैच्योर होने लगता है। मैच्योर होने के साथ साथ वो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, वो डिहाइड्रेट होने लगता है। डिहाइड्रेट इन द सेंस कि पानी सूखने लगता है उसका। जब पानी सूखने लगता है ना मेरे भाई, तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे ना 4, तो ये आप धीरे धीरे अलग होने लगते हैं, एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। एक दूसरे से अलग अलग होकर के मेरे भाई क्या बना लेते हैं, पोलन ग्रेन बना लेते हैं। पोलन ग्रेन बना लेते हैं। बस यहीं तक की जर्नी है मेरे भाई, याद रखना है। बस आपको 3 चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले कि पोलन मदर सेल की प्लॉइडी क्या है, 2n। पोलन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है, ठीक है। और उसके बाद ये कैसे बनता है, इसमें कौन से प्रोसेस लगते हैं, और जो हमारा स्पोरोजेनिस टिश्यू वो क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, बस ये याद कर लेना। और एक इसमें फिगर है कि मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में जो न्यू वाली एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर 6 पे जो वाली फिगर है ना, जो गुच्छे में बन रही अजीब सी, हाँ 3 लिखा हुआ है उसमें, तो वो वाली फिगर मेरे भाई याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बनाने की कोशिश कर लो रफ में। ठीक है। अब उसके आगे हम बात करेंगे पोलन ग्रेन की। अब हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि मेरा भाई माइक्रोस्पोर जेनेसिस हो गई थी और हमारा पोलन ग्रेन बन गया था। तो भाई यहाँ तक का रिवीजन कर लो आप बहुत जल्दी।
मेरे भाई आपने कर लिया होगा अब तक रिवीजन, तो मेरे भाई एक बार और कर लो, अगर नहीं करा तो जल्दी से वीडियो पॉज करो और वापस से रिवीजन कर लो मेरे भाई। तो अब हम बात करने वाले थे पोलन ग्रेन की, इससे पहले वाले जितने भी इवेंट्स है वो हो चुके थे, अब पोलन ग्रेन की बात करने वाले थे हम। पोलन ग्रेन क्या होता है मेरे भाई? पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं मेरे भाई, याद रखना गैमेटोफाइट, क्योंकि पेपरों में ऐसे नहीं कहते कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ पोलन ग्रेन, पेपरों में कहते हैं भाई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट। बंदे कंफ्यूज या बच्चे कंफ्यूज कि भाई इसमें स्पर्म बनाए या फिर पोलन ग्रेन बनाए। तो मेरे भाई जैसे ही गैमेटोफाइट सुनोगे आपको क्या बनाना है? पोलन ग्रेन बनाना है। अब आपको पोलन ग्रेन को जैसे आपने देखा ही होगा, आपने हिबिस्कस का प्लांट देखा ही है, उसमें जो येलोइश कलर का वो नहीं होता जो वो दाने दाने से होते हैं, उसे पोलन ग्रेन कहते हैं मेरे भाई। अब पोलन ग्रेन जो है वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल मतलब गोल होते हैं, गोलों की तरह होते हैं। और इसके जो डायमीटर होता है ना मेरे भाई वो कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर में इनका क्या होता है? डायमीटर होता है मेरे भाई। उसके बाद बस ये तो मैं ऐसी बेसिक नॉलेज दे रहा था। अब आएगी इसके मेन, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर में आप देख रहे होगे, सबसे पहले यहाँ जाओ, क्या कहते हैं, पेज नंबर 7 पे आप जाओगे। पेज नंबर 7 में जो चौथी फिगर बी जिस पे लिखा हुआ है ना उस पे जाओ। वहाँ पर जाओगे ना आप तो सही से आप देखो, वहाँ पर नहीं दे रखा सही से मेरे भाई, वहाँ पर नहीं दे रखा, तो वहाँ पर नहीं दे रखा, मगर मैं आपको बता देता हूँ। जो इसके सबसे पहले वाली लेयर होती है ना उसे एक्साइन कहते हैं। उसके बाद उसमें एक एंटाइन लेयर होती है, उसमें जर्म पोर होता है, वेजिटेटिव सेल होता है और जेनरेटिव सेल होते हैं। अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। जो एक्साइन लेयर होती है ना मेरे भाई, ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे एक, कि एक्साइन लेयर वो किस चीज़ से बनती है। एक्साइन लेयर जो बनती है ना आपकी, स्पोरोपोलिनिन से बनती है। और इससे एक चीज़ और पूछते हैं कि स्पोरोपोलिनिन की खासियत क्या है। स्पोरोपोलिनिन की मेरे भाई खासियत ये है कि ये जो है ना ये विदस्टैंड कर सकता है, मतलब ये रेसिस्टेंट बहुत होता है, ये रेसिस्टिव बहुत होता है। ये इसमें कोई एंजाइम लगा दो, कितना भी एल पीएच बढ़ा दो इसमें, या फिर पीएच घटा दो, मतलब एसिडिक कर दो, बेसिक कर दो, या फिर इसमें क्या कहते हैं टेम्परेचर बढ़ा दो, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई, इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। ये मोस्ट अबेंडेंट कह रहा हूँ, सॉरी, मोस्ट रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल है। रेजिस्टिव मतलब मेरे भाई वो, जैसे यार मेरी इंग्लिश इतनी सही नहीं है, तो ये ठीक है मेरे भाई, इतना याद रखना आप एक्साइन के बारे में। और एक्साइन जो होता है वो क्या करता है मेरे भाई? एक्साइन जो हमारा जो होता है ना एक्साइन, ये एक्साइन जो होता है ना मेरे भाई, ये हमारे पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है और हमारे पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी बढ़ाता है और इसको एज अ फॉसिल रखने में इसे हेल्प करता है। उसके बाद मैंने बात करनी है, तो भाई मुझे बात करनी है उसके बाद इंटाइन की। अगर मैं इंटाइन की बात करना स्टार्ट करूँ तो मेरे भाई जो इंटाइन होता है ना, आपने पढ़ा था कि एक्साइन किससे बना होता है? स्पोरोपोलिनिन से। तो इंटाइन किससे बना होता है मेरे भाई? सेलुलोज और पैक्टिन से, सेलुलोज और पैक्टिन से। अब इंटाइन का फंक्शन क्या है मेरे भाई? इंटाइन का फंक्शन ये है कि मेरे भाई जो ये जाके फर्टिलाइज हो जाता है ना ओवरी से, ओवरी कह रहा हूँ सॉरी भाई, जब ये ओव्यूल से जाके फर्टिलाइज हो जाता है ना मेरे भाई, तब जाके पता है क्या होता है? ये इंटाइन जाके वहाँ पर वो बन जाता है पोलन सैक बन जाता है वहाँ पर जाके। ठीक है, बस इतना याद रख लेना कि ये फॉर्म द पोलन सैक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये इसके ये फंक्शन हो गया, आता है मेरे भाई लिखने को, तो ठीक है मेरे भाई ये याद हो गई। उसके बाद मैंने कहा था जंप और क्या होता है मेरे भाई? देखो तो हमारा जो एक्साइन होता है ना, एक्साइन वो कॉन्टीन्यूस लेयर नहीं होती, बीच बीच में गैप छोड़े होते हैं। जो गैप छोड़े होते हैं ना उसे ही हम जंप और कहते हैं। उन जंप और का फंक्शन क्या है? उसका जंप और का फंक्शन ये है कि वहाँ से जो है हमारी पोलन सैक स्टार्ट होती है, उस जंप और से हमारी पोलन सैक स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारे भाई मैंने कहा था कि 2 सेल के बारे में पढ़ेंगे। 2 सेल कौन कौन से थे? वेजिटेटिव और जेनरेटिव। ये वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल क्या होते हैं मेरे भाई? कि ये जो वेजिटेटिव सेल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लार्ज होता है और उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये जो होता है फूड रिजर्व होता है जिसकी वजह से ये पूरे पोलन ग्रेन को फूड देता है और प्लस में ये जेनरेटिव सेल को भी फर्टिलाइजेशन तक फूड देते रहता है। उसके बाद जो हमारा जेनरेटिव सेल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जेनरेटिव सेल जो होते हैं ना, ये आगे जाके 2 मेल गैमेट्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। 2 मेल गैमेट्स में ट्रांसफर होने के बाद तब जाके फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है मेरे भाई, या फिर कभी कभार जो होता है 3 सेल्ड स्टेज में भी हो जाते हैं, मतलब 3 में भी डेवलप्ड हो जाते हैं। ठीक है, जब 2 में होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है मेरे भाई 60%, और जब 3 होते हैं उसकी होती है 30%। ठीक है मेरे भाई, पोलन ग्रेन के बारे में हमने इतना पढ़ लिया। जब तक आप रिवाइज कर लो, उसके बाद रिवाइज कर लिया मेरे भाइयों, रिवाइज कर लिया। उसके बाद पोलन ग्रेन ऑफ द मैनी स्पीशीज। अब देखो पोलन ग्रेन जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, इंसानों के लिए। देखो फ्लावर के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, इंसानों के लिए फ़ायदेमंद भी और घाटा भी है। जब सबसे पहले घाटे की बात कर लेते हैं। घाटे की बात कैसे मेरे भाई कि ये जो है ना एलर्जीज करती है, ये ब्रोंकाइटिस करती है, एलर्जीज करती है और क्या कहते हैं अस्थमा करती है, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। जैसे इसका फाइन एग्जाम्पल क्या है कि जो पार्थियनम होता है ना, या कैरेट ग्रास जिसे कहते हैं, इससे क्या होता है
मेरे भाई इससे हमारे एलर्जी हो जाता है। ये कैसे आया था, कंटामिनेटेड है, ये कंटामिनेटेड है और ये इंडिया में आ गया था गलती से, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा एलर्जी वगैरह कर देती है और जिसकी वजह से ये जो होता है इसका एक घाटा है पोलन ग्रेन का। मगर देखो मेरे भाई फ़ायदा भी बहुत है। फ़ायदा इसलिए क्योंकि मेरे भाई देख रहे हो आप में इसमें कितना फूड रिजर्व्स है, और मेरे भाई देख रहे हो ये कितना फ़ायदेमंद, कितने कैसे कैसे प्रोसेस से बना हुआ है। तो मेरे भाई जब डायरेक्ट आप एनर्जी लोगे तो भाई पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब पोलन ग्रेन जो है मेरे भाई ये यूज़ किया जाता है न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए। किसके द्वारा, रेस हॉर्स के द्वारा, एथलीट्स के द्वारा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक आप याद कर लेना मेरे भाई, जो गलती हुई है माफ़ कर देना यार। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग पूरी थ्रोली मार लो। तो भाई हमने पोलन ग्रेन के फ़ायदे और नुकसान तक की सारी बात कर ली थी। आई होप आपने रिवाइज़ कर लिया होगा और आपने थोड़ा सा रेस्ट भी लिया होगा। वैसे रेस्ट लेके पढ़ने का टाइम तो नहीं है, मगर जिन भाइयों का रोज़ा वगैरह होगा भाई इतनी देर तक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, रेस्ट ले लो 5-10 मिनट का, फिर वापस से आ जाओ टॉपिक पे। तो अब जो आगे की टॉपिक की बात करने जा रहे हैं हम उसका नाम है पोलन वाइबिलिटी। जो पोलन वाइबिलिटी उसके बारे में सबसे पहले भाई मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगा मतलब, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन होता है टाइम पीरियड इन विच द पोलन जर्मिनेशन इज़ पॉसिबल। मतलब कि ऐसा टाइम पीरियड जिसके बीच में जो पोलन जर्मिनेशन है वो पॉसिबल हो सकता है। ये मेरी लैंग्वेज में डेफिनेशन है समझने के लिए। अब आपको अगर समझना है तो द टाइम पीरियड इन विच द एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज़ पॉसिबल इज़ नोन एज पोलन वाइबिलिटी, ठीक है। और इसके फैक्टर क्या होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि वेदर, और मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बस इसके 2 याद रखो आप, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। और इसके कुछ अलग अलग सीड्स की सीड्स कह रहा हूँ, अलग अलग फ्लावर, अलग अलग पोलन ग्रेन के अलग अलग जो होते हैं मेरे भाई पोलन जर्मिनेशन की वाइबिलिटी होती है। जैसे कि मेरे भाई जो किसी की 30 मिनट होती है, किसी की 3 साल होती है, किसी की 30 सेकंड होती है मेरे भाई। इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, जैसे रोजेशिया, लेगुमिनेसिया और सोलेंसिया, जो कि बहुत सारे कई मंथ तक इनकी पोलन वाइबिलिटी रहती है। अब मेरे भाई अगर किसी चीज़ को हमें बहुत देर तक फॉसिल के रूप में वो करना है, किसी चीज़ को बहुत देर तक फॉसिल के रूप में हमें जमा करना है, तो हम क्या करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं मेरे भाई, क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं, -196 डिग्री पर उस चीज़ को हम स्टोर कर लेते हैं। जैसे हमको पोलन ग्रेन को स्टोर करना है आगे जर्मिनेशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, -196 पे उसे स्टोर कर लेंगे। तो इसे कहते हैं पोलन क्रायो प्रिजर्वेशन। याद रखना मेरे भाई, 1 नंबर के डेफिनेशन में आ जाती है। आई होप यार भाई आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी यार। मेरी बहुत गलतियाँ होंगी, इसमें पहली बार डाल रहा हूँ ना कुछ ऐसा, इसलिए भाई हो सकता है गलतियाँ हो, माफ़ कर देना। मगर मैं इसके तो 4 पार्ट डालूँगा आपको, क्योंकि भाई लॉन्ग वीडियो 1 घंटे की कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई देखता नहीं है। मगर अगर ऐसे डालूँगा तो मे भी आपको इंटरेस्ट आए और आप पढ़ें।